हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में एनसीईआरटी बुक के कुछ उदाहरण किए थे जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के ऊपर थे। इस क्लास में हम अपनी बुक के प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। जो प्रश्नावली है ये अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के ऊपर ही है। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहले कि इसे किस विधि द्वारा करते हैं, तो जिस विधि द्वारा करते हैं उसको कहते हैं हम विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इस विधि से हम किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। ठीक, मतलब जो अपरिमेय संख्या है उसे अपरिमेय सिद्ध करते हैं। देखिए, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति का जो प्रयोग करते हैं वो कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको जब सिद्ध करेंगे तो हम शुरू में मान लेंगे कि जो √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे आगे, उसमें हमारी कुछ गलतियां आएंगी। वो गलतियां क्यों आएंगी? क्योंकि जो हमने शुरू में कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या थी हमारी? गलत। तो ऐसे हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। जो आपको इसमें सेकंड चीज पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए सअभाज्य संख्या क्या होता है। सअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रूफ बाय इसको इंग्लिश में कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या क्या होते हैं। सहभाज्य संख्या ऐसे दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास एक 5 है, एक 9 है। ठीक, दो संख्याएं हैं। 5 किस किस से विभाजित है? देखिए, मतलब 5 का गुणनखंड क्या है? 1 और 5। ठीक, और किसी नंबर से विभाजित है? नहीं है। 9 के लिए देखते हैं, 1 से, 3 से और 9 से। अब देखिए, जो इन दोनों में कॉमन है मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में है वो क्या है? 1। यही तो कॉमन है। तो इसको क्या कहते हैं हम? सहभाज्य संख्या। दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका जो कॉमन फैक्टर है मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या हो? 1। ठीक, तो ये थी दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होना चाहिए कि जो आपके बुक में दिया हुआ है प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई नंबर है a², ठीक, उसे कोई नंबर p क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। p जो है वो a² क्या कर रहा है? विभाजित। तो p a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यह है प्रमेय 1.2। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझिए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए आपके पास है 64। ठीक, अब 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। ठीक, ये पता है आपको। 64 क्या 4 से डिविजिबल है? मतलब 4 से विभाजित है। तो देखिए, 8 भी जो होगा वो क्या होगा? 4 से विभाजित। अगर 8 का स्क्वायर 4 से विभाजित है तो 8 भी क्या है? 4 से विभाजित। तो वही कह रहा है कि अगर a² p से विभाजित है तो a जो होगा वो p से भी विभाजित होगा। ठीक, तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करते हैं। देखिए, इसको हम कौन सी विधि से करेंगे? विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। तो सबसे पहले क्या मानते हैं हम कि हमने इसके विपरीत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमने इसके विपरीत मान लिया कि जो √5 है एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब देखिए, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे क्या हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया √5 बराबर p/q। ठीक, अगर जो √5 है एक हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या किस रूप में होते हैं? p/q के रूप में। ठीक, मतलब भिन्न के रूप में। तो और आपको पता है कि जो p/q होता है उसमें q जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है।
जब भी हम परिमेय संख्या कहते हैं तो लिख देते हैं Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक आया आप समझ में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। अब यहां हम मान लेते हैं कि P और Q के पास, ठीक, P और Q के पास कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अलावा, मतलब अभी ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इन दोनों के पास एक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। हमने मान लिया कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है x, ठीक, दोनों में है। अब जब हम दोनों को इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे तो एक नया नंबर आएगा हमारे पास a/b। ठीक, देखिए इस स्टेप को समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए हमारे पास एक नंबर है मान लीजिए 20, ठीक, और एक नंबर है हमने मान लिया 8 है। ठीक, ये नंबर है हमारे पास। अब देखिए हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, ये लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब जो दोनों में है वो क्या है, 4 है। अगर हम इसे 4 से दोनों को विभाजित कर दें तो हमारे पास क्या संख्या बचेगी, 5/2, ये बचेगा। अब ये देखिए ये सहभाज्य संख्या है। ठीक, 20/8 के जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से हमने विभाजित किया तो क्या है हमारे पास, एक सहभाज्य संख्या। अब इन दोनों में कोई भी एक के अलावा कोई भी संख्या क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ये स्टेप आपको समझ में आया। तो इसी स्टेप को हम अगले स्टेप में लिखते हैं। देखिए हमने मान लिया कि P और Q के पास एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, अब हमने मान लिया कि P और Q के पास क्या है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम विभाजित करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक नया नंबर आएगा। अभी आपको बताया था, तो √5 = a/b लिख सकते हैं। ठीक, जब हमने P और Q के पास जो क्या थे, उभयनिष्ठ गुणनखंड थे, उससे हमने विभाजित किया तो हमारे पास एक नया नंबर आया a/b। अब देखिए a और b दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब इनके पास एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है तो इसे समझिएगा। ठीक, तो यहां लिख देते हैं जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके पास एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, सहअभाज्य संख्या है। यहां तक आया आपको समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए ये जो b है अगर इधर आएगा, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको लिख सकते हैं b√5 = a, ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हम कर देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हमने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5b² = a², ये आएगा। देखिए √5 का जो होता है वो क्या होता है 5, और b का स्क्वायर क्या होता है b², और a का स्क्वायर a²। अब यहां पर देखिए, यहां एक ध्यान से बात समझिएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 × b² = a का स्क्वायर। अब देखिए जो 5 है वो क्या करेगा, a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर है मान लीजिए 15, ठीक,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक और नंबर ले लीजिए 20, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5। अब देखिए ये जो 15 है ये 5 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 5 से 3 टाइम्स में होगा, 3 से विभाजित होगा। अब ये जो 20 है यहाँ देखिए, यहाँ ये 4 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। तो ठीक इसी प्रकार ये लिखा हुआ है, तो मतलब जो a स्क्वायर होगा वो 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ लिख दीजिए जहां 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। ये लिख सकते हैं कि जो 5 है वो a स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित। अब देखिए पर में 1.2 क्या कहता है, पर में 1.2 कहता है कि अगर कोई a स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो वो a को विभाजित करेगा। तो हम लिख देते हैं अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। पर में 1.2 के अनुसार a को भी विभाजित यह आया आपको समझ में। ठीक, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने देखा कि जो 5 है वो a को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये हमने पिछले स्टेप में देखा। अब देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है 20। 20 क्या है, 5 जो है वो 20 को विभाजित करेगा। ठीक, ये पता है आपको। तो 20 लाने के लिए 5 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं जब तो 20 आता है, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जब तो 20 आता है। ठीक, तो अगर a जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है, मतलब 5 जो है a को विभाजित कर देगा। तो 5 में कुछ हम गुणा करेंगे जब तो a आएगा। ठीक, तो मैं वही लिख रहा हूं, अतः हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब देखिए 5 जो था वो a को विभाजित कर रहा था, तो हमने 5 में c से क्या किया, गुणा किया, तो क्या आएगा, a आ जाएगा। हमने मान लिया कि c से गुणा करने पर क्या आएगा, a आएगा। और c कोई क्या है, c कोई पूर्णांक है। हमने मान लिया कि c जो है कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक, ये स्टेप आपको समझ में आया। अब देखिए यहां पर हम a की वैल्यू पुट करते हैं। अब यहां से देखिए a की वैल्यू क्या है, यहां देखिए a की वैल्यू क्या है, b√5 है। तो यहां से हम a की वैल्यू क्या करते हैं, यहां पुट करते हैं। तो लिखेंगे a का मान प्रतिस्थापित करने पर आपके पास a का मान क्या था, आपको पता है, a का मान था b√5 इज इक्वल टू 5c, ये था। ठीक, अब हमने a का मान क्या कर दिया, b√5 पुट कर दिया। अब क्या कीजिए, फिर से दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए b का स्क्वायर b स्क्वायर और 5√5 का स्क्वायर 5b²। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए 5 से ये 5 बार में, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b² इज इक्वल टू 5c², ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर देखिए क्या लिख सकते हैं, जो 5 होगा वो क्या करेगा, b² को विभाजित करेगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 5b² को विभाजित करेगा। ठीक, अगर 5b² को विभाजित करेगा तो आपको पता है 5 जो होगा वो b को भी विभाजित करेगा। ठीक, 5b को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, बस समझने की जरूरत है। देखिए अब हमने शुरू में क्या माना था, जो a और b है वो हमारे क्या आए थे, सहभाज्य संख्या,
मतलब ए और बी दोनों के पास एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ए और बी किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होने चाहिए थे। लेकिन आपने यहां देखा कि यहां जो ए है, ए जो है वो 5 से विभाजित है। यहां हमने प्रूफ किया था कि जो ए है वो क्या है, 5 से विभाजित है। अब यहां पर देखिए, यहां बी भी जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है। लेकिन हमने तो जो माना था शुरू में कि जो देखिए यहां पर ए और बी है वो क्या है, सअभाज्य संख्या है, हमने ये माना था। लेकिन हम इन दोनों के पास 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब 5 से ए भी विभाजित है और 5 से बी भी विभाजित है। मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5। तो ये गलती हमारे क्यों आई, जबकि हमने क्या माना था कि ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या। लेकिन ये गलती क्यों आई, क्योंकि जो शुरू में हमने कल्पना किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी क्या थी, गलत। इसलिए हमारे पास ये विरोध उत्पन्न हुआ, मतलब विरोध प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे, अतः ए और बी के पास कम से कम 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ए और बी के पास, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये आगे हमारे पास कि 5 जो है इन दोनों के पास क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब लिखेंगे, लेकिन यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि जो ए और बी है, ए और बी सअभाज्य संख्या है, ए और बी सअभाज्य संख्या है। जो ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों के पास एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। लेकिन 5 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब लिख देंगे, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये कल्पना क्या है हमारी, गलत, परिमेय संख्या है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर यह सिद्ध हो गया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे हम √5 को अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दिया। आपको इसके सारे स्टेप जो है वो समझ में आने चाहिए और आपको समझ में भी आएंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये जो टाइप है वो पिछले वाले से अलग है। देखिए इसको सिद्ध करते हैं। इसमें भी हम सेम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, मतलब विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति की विधि लगाएंगे। अब देखिए, हमने मान लिया इसके विपरीत, हमने इसके विपरीत मान लिया
कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। ठीक, अब देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 = a/b। ठीक, हम इसे बटा के रूप में लिख सकते हैं, p/q लिख लीजिए, a/b लिख लीजिए, एक ही बात है। तो मैंने लिख लिया कि 3 + 2√5 = a/b। और आपको पता है जो परिमेय संख्या होते हैं उसमें जो हर होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होता है, मतलब b ≠ 0। अब हम यहीं लिख देते हैं कि a और b क्या है, यहां लिख देते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब a और b दोनों के पास एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने यही मान लिया। ठीक, कि a और b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो अब देखिए यहां जो 3 है ये क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहां लिख देते हैं हम 2√5 = a/b - 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2√5 = b ले लिया हमने एलसीएम, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखिए a - 3b, ये बन जाएगा। अब देखिए ये 2 इधर क्या है, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो √5 = a - 3b/2b। अब देखिए, अब जो ये संख्या है ये है एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सभी जो संख्या है ये पूर्णांक संख्या है, मतलब a भी एक पूर्णांक संख्या है, b भी एक पूर्णांक संख्या है, 2 3 सब क्या है, पूर्णांक संख्या। और a और b तो हमने शुरू में ही माना था क्या है, एक परिमेय संख्या। तो अगर ये परिमेय संख्या है ये वाला, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या लिखे हुए हैं, बराबर में लिखे हुए हैं। हम दो चीजों के बराबर कब कहते हैं, जब दोनों आपस में क्या हो, नेचर भी सेम हो उनका और उनकी वैल्यू भी सेम हो। तो मतलब इनका अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं अतः a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। आपको पता है परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए इधर वाला भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो √5 एक √5 भी परिमेय संख्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक, ये लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो ये हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत क्यों आ गया, क्योंकि जो शुरू में हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी क्या थी, गलत। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तो आ रहा है इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्यों उत्पन्न, ये जो विरोध हुआ ये क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि जो हमने शुरू में कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या थी हमारी, गलत। तो इसको लिख देंगे, लेकिन यह विरोध प्राप्त हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यह आ गया आपको समझ में कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा विरोध प्राप्त हो गया, क्योंकि यहां तो कह रहे हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोध, अब लिख दीजिए सिर्फ यह विरोध, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ
इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि तीन प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमारी कल्पना गलत हो गई। तो अब हम क्या मानेंगे? अब हम मानेंगे कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये आ गया आपको समझ में कि 3 + 2√5 जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसको हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन तीसरा है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमें क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखिए 1 बाय 1 करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या है? 1/√2। तो देखिए हम फिर से क्या करते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हमने इसके विपरीत मान लिया कि 1√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो √2 है वो क्या है? 1/√2 क्या है? वो एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अतः 1/√2 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं। a/b या p/q मतलब क्या? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न के रूप में होते हैं। और जो उनका हर होता है, मतलब जो नीचे वाली संख्या होती है, वो 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक, तो ये भी लिख दिया। अब हम मान लेते हैं कि a और b क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि a और b क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। अगर देखिए a और b सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b के पास एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं? देखिए b इधर क्या है? अब देखिए यहां से आगे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दें, मतलब देखिए इसको हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू b/a। हमने दोनों साइड का क्या कर दिया? रेसिप्रोकल, मतलब अंश और हर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, दोनों साइड कर दिया। ठीक, तो ये √2 इज इक्वल टू b/a हो गया। अब देखिए यहां से इसका क्या मतलब है? जो b/a है ये संख्या तो परिमेय संख्या है, हमको पता है, क्योंकि b एक पूर्णांक है, a भी एक पूर्णांक है। शुरू में हमने माना था a और b क्या है? परिमेय संख्या। तो मतलब ये तो परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इज इक्वल टू इधर वाला भी परिमेय संख्या होगा। तो हमने मान लिया, लिख देते हैं, अतः b/a एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है, अतः a ये क्या है? √2। √2 भी एक परिमेय संख्या है। आपको पता लग गया कि जो √2 है वो परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्या है,
क्योंकि इज इक्वल टू की इधर वाला क्या है b बाई ए। अब इज इक्वल टू में दोनों बराबर क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए बराबर, नेचर भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी क्या होनी चाहिए सेम। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए परिमेय संख्या। तो हमने लिख दिया कि b बाई ए एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक क्या होगा परिमेय संख्या। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि √2 क्या है अपरिमेय संख्या, मतलब आपको पता होगा कि √2 क्या होता है अपरिमेय संख्या। अब ये हमारे पास तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है ये आ रहा है √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। ये जो विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जो शुरू में हमने माना था कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या है हमारी गलत। तो हम सीधे अब लिख देंगे कि हम लिख देते हैं लेकिन यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो √2 है वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लिख देंगे कि यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ हमें। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि √1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था कि जो 1/√2 है वो क्या है परिमेय संख्या है। ये कल्पना हमारी क्या है गलत। तो अब हम क्या मानेंगे, अब हम मानेंगे कि जो √2 है 1/√2 है वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7√5 को हमें क्या करना है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे भी क्या करेंगे विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति की विधि से करेंगे। तो हमने मान लिया हमें क्या करना है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है एक परिमेय संख्या है। हमने इसके विपरीत मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि जो 7√5 है क्या है एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q या मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 7√5 = p/q, कुछ भी लिख सकते हैं p/q a/b जो भी आपका मन हो। हमें सिर्फ क्या करना है इसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो हमने p/q के रूप में लिख दिया। और आपको पता है कि जो परिमेय संख्या का जो हर होता है मतलब नीचे वाली संख्या वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, और हमने मान लिया कि जो p और q है, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है। ठीक, p और q सहअभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों के पास एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने शुरू में ही मान लिया सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 = p/7q। ये इधर क्या था
गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। ठीक, अब देखिए, अब जो ये संख्या है p/7q, ये वाली संख्या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि p और q और 7 क्या है? पूर्णांक संख्या, और सभी पूर्णांक संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या। हमने यहाँ माना था p/q को क्या माना था? एक परिमेय संख्या के रूप में दर्शाया था, तो मतलब p/q तो परिमेय संख्या है ही, और 7 भी क्या है? परिमेय संख्या। तो ये वाली जो संख्या है पूरी, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये वाली संख्या परिमेय संख्या है तो ये वाली भी संख्या क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों क्या लिखी हुई हैं? आपस में बराबर हैं, और आपस में बराबर कब होती हैं? जब नेचर और वैल्यू क्या हो? दोनों सेम। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? आपको ये पता लग गया, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो √5 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक, ये लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि जो √5 होता है वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारे पास क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ? अब ये विरोधाभास आपको पता है क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने जो शुरू में माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या थी हमारी? गलत। तो सिर्फ लिख देंगे कि यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है √5, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में क्या है कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो शुरू में हमारी कल्पना थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या थी हमारी? गलत। तो इसको लिख देंगे, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना हमारी क्या थी? गलत। परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब हम क्या मानेंगे? अब हम मानेंगे कि जो √5 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने 7√5 को भी क्या कर दिया? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 6 + √2। तो इसे भी क्या करेंगे? हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो हम मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो 6 + √2 है एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए, अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 + √2 = a/b। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? एक
भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, एक परिमेय संख्या। अब आपको पता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है परिमेय संख्या, मतलब हर, वो 0 के बराबर नहीं होती है, तो b नॉट इज इक्वल टू 0। और हमने मान लिया a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां a और b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, ये हमने मान लिया कि जो a और b है क्या है, एक सहअभाज्य संख्या, मतलब a और b के पास एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ये 6 क्या इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से हो सकता है √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। अगर इसे और हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b, b क्या आ जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा 6b अपॉन में b। अब देखिए a माइनस 6b अपॉन b, ये जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो सारे संख्या है a 6b, ये क्या है, एक पूर्णांक है। मतलब हमने शुरू में क्या माना था, a बाई बी तो परिमेय संख्या माना ही था, और 6 क्या है, पूर्णांक, और सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि क्या लिखे हुए हैं, दोनों इज इक्वल टू में लिखे हुए हैं, मतलब दोनों बराबर लिखे हुए हैं। और बराबर कब लिखते हैं, जब नेचर और वैल्यू क्या हो, सेम। तो ये भी अगर परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो लिखते हैं हम, अतः a माइनस 6b अपॉन b, अतः a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, लेकिन आपको पता है कि जो √2 होता है वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होता है। अब ये विरोध हमें उत्पन्न प्राप्त हुआ कि जो √2 है क्या है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है कि √2 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, मतलब प्राप्त हुआ, क्योंकि जो हमने शुरू में माना था कि 6 माइनस √2 एक क्या है, 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 क्या माना था हमने, एक परिमेय संख्या है। वो जो हमारी कल्पना थी वो क्या थी, गलत। तो सिर्फ यहां लिख देंगे, या विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ, इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जो हमने ये माना था कि 6 प्लस √2 है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये कल्पना क्या है हमारी, गलत। तो इसको लिख देंगे √2 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना हमारी गलत थी। तो अब हम क्या मानेंगे, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। तो हम लिख देते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि
6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि 6 प्लस रूट 2 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रश्नावली 1.2 क्या हो गया, कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पोरस लर्न एंड ग्रो सर्च करेंगे तो एक पब्लिक ग्रुप आएगा, उसमें आपको क्या हो जाना है, ज्वाइन। ठीक, पोरस लर्न एंड ग्रो, वहाँ से आपको सारी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।